हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 12 और ब्लॉक नंबर 4 यानी कि सर्विस सेक्टर के बारे में। तो आज की वीडियो इस सीरीज का आखिरी कंसेप्ट और आखिरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम जो वीडियोस बनेंगी इस सीरीज के ऊपर, वहां पे हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा आखिरी कंसेप्ट है जहां पे हम बात करेंगे कि हम सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं अलग अलग सर्विसेज को लेके। तो देखते हैं और किस तरीके से जो 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई उसने सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में और ज्यादा हेल्प किस तरीके से करी, किस तरीके से और ज्यादा बूस्ट किया सर्विस सेक्टर को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 से मैं व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, ब्लॉक नंबर 4 सर्विस सेक्टर, पॉलिसी इश्यूज फॉर सर्विस सेक्टर। आज का टॉपिक क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम सब जानते हैं जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, वो हमारे इंडिया का एक डोमिनेंट सेक्टर है। क्यों? क्योंकि GDP में जो इसका कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो अब जो सर्विस सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को सर्व करके तो इसे ग्रोथ नहीं दिला सकते, ना ही बूस्ट कर सकते हैं। तो दिक्कत कहाँ पे आएगी कि हम जो है इसे क्या करें, एक्सपोर्ट करें, यानी कि हम अपनी जो भी सर्विसेज हैं उसे एक्सपोर्ट करें। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। आपने देखा होगा जितनी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, उन्होंने ये चीज जरूर फॉलो की थी कि हम सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, हम अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी करेंगे फॉरेन मार्केट्स के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। ऐसे ही हमारे इंडिया में हम लोग करते हैं, हम अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे किसी भी टाइप की सर्विसेज क्यों ना हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि डिमांड और ज्यादा बढ़ती है तो वो सेक्टर जो है वो और ज्यादा बूस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब एक्सपेंशन की बात करते हैं किसी भी बिजनेस के, किसी भी इंडस्ट्री के, तो कैसे करते हैं एक्सपेंशन? पहले हम अपने आसपास का एरिया कवर करने की कोशिश करते हैं अपने बिजनेस के जरिए। जब हमारा आसपास का एरिया ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कवर हो जाता है, फिर अगर मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आसपास के एरिया से बाहर निकल के उसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए हमारे आसपास का एरिया क्या है, हमारी कंट्री की टेरिटरी, बाउंड्रीज, ठीक है। जब हम डोमेस्टिक बाउंड्रीज में अपने बिजनेस को कवर कर लेते हैं, अपनी इंडस्ट्री को कवर कर लेते हैं, अपने सेक्टर को कवर कर लेते हैं, फिर हम फॉरेन इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करते हैं, फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट पॉसिबल कब होता? जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई उसके बाद से। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमने अपनी इकोनॉमी को आइसोलेट कर रखा था, हम सिर्फ अपनी जो इंटरनल इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, इनकी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे थे। हम किसी भी तरीके से फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन बिजनेसेस के साथ हम जो है कंपटीशन नहीं कर रहे थे ताकि हमारे डोमेस्टिक बिजनेस हार्म ना हो। लेकिन जब 1991 में LPG पॉलिसी आई, जहां पे हमने लिबरलाइजेशन पढ़ते हैं, प्राइवेटाइजेशन पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या देखा कि अब जो हमारी इकोनॉमी है वो इतनी स्टेबल हो चुकी है कि हम फॉरेन मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पीट कर सकते हैं। तब हमने अपने जो गुड्स हैं, ठीक है, क्या कर दिए, और सर्विसेज हैं, एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। और यही नहीं, हमें जो भी चीजें इंपोर्ट करनी है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, ठीक है, कुछ स्किल्स इंपोर्ट करनी है, कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट भी कर रहे थे। यानी कि इसके बाद जो है ना वर्ल्ड वाइड लेवल पे ट्रेड चालू हो गया था। तो इसलिए हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, क्योंकि इस सर्विसेज की एक्सपोर्ट से हमें बहुत ज्यादा क्या मिलता है, पैसा मिलता है। अब इसमें कुछ टाइप की सर्विसेज हैं, जैसे पहला क्या आता है, हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हेल्थ केयर सर्विसेज में हम सब जानते हैं जो डॉक्टर है वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके बदले वो फीस चार्ज करते हैं। तो हम जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई बहुत जाना माना डॉक्टर है, ठीक है, जिसने अपने आपको बहुत बड़े लेवल पे अपस्किल कर रखा है, तो ऐसे केसेस में वो जो है वो अपनी सर्विसेज, अपनी कंसल्टेंसी फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसके लोग पैसा चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है। सेम ऐसे अगर मान लेते हैं कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ठीक है, जहां पे लोग जो है विदेश जाके इलाज करवा रहे हैं, ठीक है, विदेश से लोग आ रहे हैं, वहां पे डॉक्टर्स जो हैं वो विदेशियों का इलाज कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इन सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये होगा मेरा पहला पॉइंट। दूसरा लीगल सर्विसेज, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है।
यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर तो है ही, लीगल सर्विसेज में भी हम जो है बहुत ज़्यादा सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि हमारे वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए लोगों की भी लीगली हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपने मामलों से निपट सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, हम लीगल सर्विस को भी बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं। सेम ऐसे ही अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, हम जो है वो बहुत बड़े लेवल पे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सर्विसेज भी फॉरेन कंट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम फॉरेन कंपनीज की, ठीक है, क्या करते हैं, अकाउंट को मैनेज करते हैं, ठीक है, उनके अकाउंट को ऑडिट करते हैं। क्योंकि अपने आप में क्या है कि बहुत बड़ी सर्विसेज है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है सर्विस सेक्टर का, और खासकर इसकी वजह से क्योंकि हम यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे फॉरेन इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं इस सर्विसेज को। अब बात आती है कि भैया हम इतनी ज्यादा सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते क्यों हैं? क्योंकि जनरली मैंने एक चीज और देखी है कि डोमेस्टिक लेवल पे ना पैसा कम मिलता है, क्योंकि इंडिया में पैसा क्या है, मानता हूँ बहुत अच्छी इकोनॉमी है, बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन ज्यादातर लोग तो पुअर और मिडिल क्लास के अंदर आते हैं ना, तो जिसकी वजह से जो बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको उस लेवल का पैसा यहाँ पे नहीं मिल पाता। यानी कि सर्विसेज के लिए जो पैसा मिलना चाहिए वो इंडिया से नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो फॉरेन कंट्रीज की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, वहां पे जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वहां से पैसा जनरेट करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास। इसके बाद हमारे पास फोर्थ सर्विस क्या आती है, होटल एंड टूरिज्म सर्विसेज। हम सब जानते हैं हम जो है फॉरेनर्स को होटल एंड टूरिज्म सर्विसेज देते हैं, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर अपने आप में बहुत ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि हमारे वहाँ की ज्योग्राफी काफी अच्छी है, काफी बार बात कर चुका हूं मैं, ज्योग्राफी बहुत बढ़िया है, हर तरह का इन्वायरमेंट है, हर तरह का मौसम मिलता है हमारे वहाँ पे। तो जिस चीज़ की वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो टूरिज्म है, और दूसरी बात जो जगह है घूमने वाली वही बहुत ज़्यादा है, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, जिस चीज़ की वजह से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो टूरिज्म है वो लगातार क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है और बूस्ट करता जा रहा है। अब जब टूरिज्म बूस्ट करेगा तो जो टूरिज्म के अलावा जो बाकी सेक्टर जैसे फॉर एग्जाम्पल होटल्स हो गए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, वो सब भी डेवलप करेंगे सर्विस सेक्टर के अंदर। तो क्योंकि सेक्टर्स के आपस में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी होती है, तो जिस चीज़ की वजह से होता क्या है कि हर एक सेक्टर जो है वो डिपेंड करता है। तो टूरिज्म सिर्फ अपना पे ये मत देखो कि लोग घूमने आ रहे हैं तो सिर्फ उसकी वजह से पैसा जो है आ रहा है, नहीं, टूरिज्म की वजह से बाकी सेक्टर्स भी जो है ना डेवलप होते हैं। होटल्स, भाई जब लोग कोई घूमने जाएंगे तो आपको कोई ना कोई क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी चाहिए कि आप जिस तरीके से घूमने जा सकते हो, ठीक है। दूसरा, कहीं पे स्टे करना होगा, एकोमोडेशन चाहिए, तो उसके लिए आप होटल लोगे, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स यूज करोगे, तो दुनिया भर की चीजें जो है ना टूरिज्म सेक्टर में डेवलप होती हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, होटल एंड टूरिज्म सर्विसेज। इसके बाद इन्वायरमेंटल सर्विसेज की बात भी करते हैं हम, ये सर्विसेज भी हम क्या करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा, ठीक है, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, तो ऑडियो विजुअल सर्विसेज भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और मैराइन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जिसकी बात मैं कर ही चुका हूं ऊपर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर, कि हम अलग तरह के ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास क्या है, अलग अलग तरह के सर्विसेज हैं जिनको हम बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, जिनमें से ऊपर के 3-4 तो जो बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, जिनको हम बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया, लीगल सर्विसेज हो गया, ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज हो गया, होटल एंड टूरिज्म सर्विसेज हो गया। इसके बाद समझते हैं प्रोस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी, क्या प्रोस्पेक्ट रहे और कैसी अपॉर्चुनिटीज रही, ठीक है, 1 मिनट वेट करना। चलो अब आगे समझते हैं। तो प्रोस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, तो इंडिया सर्विस सेक्टर्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्री। हम सब जानते हैं जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसने हमारी पूरी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि हम जब बात करते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की तो हम सबसे ज़्यादा रिलायबल किस पे थे, एग्रेरियन इकोनॉमी पे, यानी कि हम डिपेंडेंट थे सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, एग्रीकल्चर से ना तो आउटपुट जनरेट हो रहा है ना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ठीक है, स्टैग्नेंट होगी ग्रोथ। तो हमें जरूरत थी कि हम किसी और सेक्टर की तरफ क्या हो, आगे बढ़े। तो हम लोगों ने चूज की 2 सेक्टर को, एक इंडस्ट्री, दूसरा सर्विसेज सेक्टर। इंडस्ट्रीज में भी दिक्कत थी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम थी इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, तो लोगों ने सर्विस सेक्टर को चूज करना शुरू कर दिया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बना हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ को लेके। तो वही चीज यहाँ पे है, एग्रेरियन इकोनॉमी पे हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई इन द 1980s टू अ सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी। और हम क्या बन गए, सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी बन गए, जहाँ की पूरी इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट थी, सर्विस सेक्टर पे। नोन फॉर कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी सर्विसेज। और क्यों, क्योंकि हम लगातार कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे द वर्ल्ड ओवर, पूरी की पूरी दुनिया में, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, पूरी दुनिया में हम अच्छी लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से हम जो है वो सर्विसेज को इतना हमारे वहां से गुड भी एक्सपोर्ट नहीं होता जितनी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं। तो वही सेम चीज क्या है यहाँ पे है। इसके बाद क्या आता है,
सर्विस एक्सपोर्ट्स हैव बीन अ डायनामिक एलिमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं, अब यहाँ पे क्या बना, डायनामिक एलिमेंट बना हमारे पास ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एवर सिंस द इंडियन इकोनॉमी ओपन इट्स डोर टू द वर्ल्ड इन 1991। कब से? जब हमने 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी आई थी और हम अपने डोर ओपन किए थे, दरवाजे ओपन किए थे कि अब हम जो है वो ट्रेड चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सर्विस सेक्टर जो है वो क्या होगा, और ज्यादा बूम कर गया, और ज्यादा बूस्ट आया, क्योंकि अब हम अपनी सर्विसेज को सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, एक्सपोर्ट भी कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस चीज की वजह से और ज्यादा हमें क्या मिली, मदद मिली ग्रोथ में सर्विस सेक्टर के अंदर। इसके बाद क्या आता है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आर फेयरली कंजर्वेंट विद द इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेट्स। हम तो जानते हैं कि जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट आई उन्होंने तो फोकस किया ही कि हम जो हिंदी भाषा है उनको कम प्रायोरिटी दे, इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी दे। और आजकल ऐसा हो भी गया है कि हम लोग जो है पता नहीं क्यों एक विदेशी लैंग्वेज को, ठीक है इंपॉर्टेंट है, ठीक है मैं भी मानता हूँ, बट भाई जो हमारी खुद की मदर टंग है उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन हम लोग जो हैं वो इंग्लिश के पीछे पड़ गए। क्यों? उसका एक मेन रीजन पता है, ये भी था जो बहुत से लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं कि इंग्लिश जो है ना वो सिर्फ हम पे एक थोपी गई लैंग्वेज नहीं थी, हमारे लिए ग्लोबल लैंग्वेज भी है इंग्लिश। ठीक है, और हम सब लोग क्या है, और हमारी इकोनॉमी क्या है, सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करती है। अब अगर हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फॉरेनर्स को सर्विस देनी है, आपको टूरिस्ट गाइड ही बनना है, आपको कंसल्टेंसी सर्विस देनी है, ठीक है, आपको लीगल सर्विसेज देनी है, तो इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज थी, क्योंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि उसके बिना आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक, क्योंकि कम्युनिकेशन कब होता है, आप मेरी वीडियोस कब देखते हो, जब आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है। अगर मैं यहीं पे तमिल बोलना शुरू कर दूं, मलयालम बोलना शुरू कर दूं, क्या आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि जब कम्युनिकेशन हम करते हैं तो लैंग्वेजेस का सेम होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है उन्होंने इंग्लिश सीखने पे ज्यादा ध्यान दिया, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने पे ज्यादा ध्यान दिया, और ट्रांसलेशन सीखी टू हैविंग एन एज इन अ की सर्विस एरियाज, ताकि वो की सर्विस एरियाज में एंटर कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटसोर्सिंग में एंटर कर पाए, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस में आ पाए, हॉस्पिटैलिटी में आ पाए, कंसल्टेंसी एटसेट्रा। फर्दर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम कंबाइंड विद द इनरोड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर इस तरीके से जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी सेक्टर बोलते हैं, हमारा वो भी बहुत बड़े लेवल पे बूम हुआ। ठीक है, और हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। हैज हैड रिपल इफेक्ट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। और फिर इस तरीके से जो ट्रेड थी सर्विसेज में, ठीक है, वो लगातार बढ़ती जा रही थी, सर्विस सेक्टर और तेजी से डेवलप और बूम करता जा रहा था। आपको मैंने एग्जांपल दिया भी, जब हम सर्विस सेक्टर की स्टार्टिंग की वीडियोस पढ़ रहे थे कि हमारे देश में इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर्विस सेक्टर से जितना जीडीपी में इसका ग्रोथ रेट है। क्योंकि जनरली अगर आप बाकी इकोनॉमी में देखोगे कंट्रीब्यूशन, तो जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है ना, उतना ही आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है सर्विस सेक्टर से। लेकिन हमारे वहाँ क्या है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डबल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। यानी कि मान लेते हैं कि 28% के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लेकिन जो जीडीपी में जो रोल है ना सर्विस सेक्टर का, पता है कितना है? 55% के आसपास। तो उसके देखो ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो फॉलोइंग 4 मेजर सेक्टर्स कैन बी डिफाइंड टू पर्टिकुलरली बेनिफिट इन दिस रिगार्ड। कुछ 4 सेक्टर हैं जिन पे सबसे ज्यादा हम जो है रिलाई करते हैं सर्विस सेक्टर में। पहला क्या आता है? टूरिज्म। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टूरिज्म हमारी इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बहुत सी जगह हमारे वहाँ पे ज्योग्राफिकली ऐसी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के तरीके से लोग जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, अपनी लिवलीहुड जनरेट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे पहाड़ी इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे ना तो हम इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, ना ही हम खेती कर पा रहे हैं। तो वहाँ की पूरी इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है? टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंडेंट है। टूरिज्म में आपका रेस्टोरेंट्स भी आ गए, होटल्स भी आ गए, ट्रांसपोर्ट यानी कि सर्विस सेक्टर भी आ गया। ठीक है, और टूरिज्म तो मेन है ही। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, यानी कि आसपास के लोगों को काम सिर्फ किसकी वजह से मिल रहा है? टूरिज्म की वजह से। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा क्या आता है? एजुकेशन सर्विसेज। हम एजुकेशन सर्विसेज बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत अच्छे लेवल प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन सर्विस हो गई, ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्या आता है? आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज। ऊपर बात की मैंने इसके बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि ये एक सेक्टर ऐसा था जिसने बहुत बड़े लेवल पे क्या किया? बूम किया। आजकल थोड़ा सा टाइमिंग चल रहा है एआई वगैरह की वजह से,
लेकिन आईटी सेक्टर जो है एक टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे परफॉर्म हुआ था, ठीक है। तो वही आ गया आईटी सर्विसेज। इसके बाद फोर्थ क्या आता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहे वो रोडवेज के जरिए हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो वाटरवेज हो, हर तरीके से हम जो है इस सेक्टर के अंदर भी अगर लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो इनके चार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, ठीक है, जहां पे हमारा सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जिसमें टूरिज्म हो गया, एजुकेशन सर्विस हो गया, आईटी सर्विसेज हो गया और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। इसी के साथ जो है ना हमारा जो ये सीरीज है और जो सर्विस सेक्टर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियोस में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और एक नई सीरीज के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इंक्वायरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और नोट्स के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, हम इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।